बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स या इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये लेक्चर नंबर 1 है। इस टॉपिक नंबर 1 का ये हमारा जो पहला टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 1, वो है जी इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले वैसे स्टैटिस्टिक्स के जो उर्दू के मीनिंग है वो है शुमारियात। उर्दू में जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो इसके मीनिंग है शुमारियात। अब शुमारियात से क्या मुराद है? जो चीज़ें शुमार हो सकती हों। शुमार कौन सी चीज़ें होती हैं? जो किसी डाटे की फॉर्म में हों। तो दैट्स मीन सबसे पहले हमें डाटा समझना चाहिए कि डाटा क्या होता है। डाटा की डेफिनेशन जो है वो आप सिंपली कह सकते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स which can be processed, which can be stored, which can be recorded. These are called data. तो इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन करें डाटा की, तो डाटा की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, डाटा इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन बी स्टोर्ड, रिकॉर्डेड और प्रोसेस्ड। या हम थोड़ा सा इसको मज़ीद डिटेल से कर सकते हैं। डाटा इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फिगर्स और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड, रिकॉर्डेड और प्रोसेस्ड। अच्छा, डाटा के अंदर जो है ये इन्फॉर्मेशन हर तरह की होती है। इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं 1 2 3, एज, हाइट, वेट, नंबर की शक्ल में भी डाटा होता है। डाटा टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, जैसे नेम है, अली है, मोहम्मद है। ये जो है नेम है, ये भी एक डाटा है। डाटा जो है किसी चीज़, किसी जो है ना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है किसी फैमिली का, कि ये पुअर फैमिली है, ये रिच फैमिली है, ये मिडिल क्लास फैमिली है। डाटा जो है वो आपके इमेजेस भी हो सकते हैं, आपकी ऑडियो वीडियो भी डाटा है। ठीक है, डाटा आपके सिंबल्स भी हैं। परसेंटेज का सिंबल है, जैसे डॉलर साइन का सिंबल है, नंबर का जो सिंबल है, ये सारे के सारे क्या है? डाटा है। डाटा ज़रूरी नहीं कि नंबर्स की शक्ल में हो। डाटा जो है वो आपका नंबर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी हो सकती है, आपके सिंबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो डाटा की डेफिनेशन आपको समझ आ गई जी। नेक्स्ट हम अब डाटा की डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। क्योंकि डाटा की डेफिनेशन जब तक आपको नहीं समझ आएगी, डाटा की समझ नहीं आएगी, स्टैटिस्टिक्स की समझ नहीं आएगी। स्टैटिस्टिक्स भी इन अदर सेंस डाटा है। ये चीज़, एक बात और याद रखिएगा, डाटा जो है ये प्लूरल है। ये जो आपका डाटा का वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है। इसका जो सिंगुलर है वो डेटम है, डेटम। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो डाटा है, ना कि डेटम। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद डाटा, ये बात याद रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स डाटा को डील करती है, डेटम को डील नहीं करती। इंडिविजुअल जो वैल्यू है उसके साथ कोई स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जब हमारे पास डाटा होता है, फिर हमें कोई स्टैटिस्टिक्स के टूल अप्लाई करने पड़ते हैं, फिर हम स्टैटिस्टिक्स को जो है ना वहाँ अप्लाई करते हैं डाटे के ऊपर, ना कि डेटम के ऊपर। ये एक बात याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स जो है अप्लाई होता है डाटा के ऊपर। डाटा एक प्लूरल है, वेयर एज डेटम इज सिंगुलर ऑफ डाटा। नेक्स्ट है जी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। स्टैटिस्टिक्स जो है ये मैंने ऊपर भी आपको बताया, इसके उर्दू में मीनिंग शुमारियात के हैं। और ये जो वर्ड है, ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स का, इसका तल्लक है डाटा के साथ। तो ये जो एक साइंस है, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। साइंस क्या होती है? एक डिसिप्लिन। साइंस हमेशा एक डिसिप्लिन में काम करती है। साइंस का एक डिसिप्लिन होता है, स्टैटिस्टिक्स का भी एक डिसिप्लिन है। इसमें सबसे पहले इस डिसिप्लिन का जो हिस्सा है, पहला पार्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा है। कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बाद तीसरा जो है एनालिसिस ऑफ डाटा है। और चौथे नंबर पे हम डाटे को कंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूजन ऑफ डाटा है। इसकी मिसाल आपको कोई भी एग्जांपल ले लें, हज़ारों एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेने लगा हूँ जो हर स्टूडेंट, हर जो है शख्स उसके साथ फेमिलियर है। वो है मोबाइल फ़ोन की लाइफ, मोबाइल फ़ोन की गारंटी, मोबाइल फ़ोन की एज, मोबाइल फ़ोन की जो है आपकी वारंटी।
ये आपकी क्या है, एक एग्जांपल मैं लेने लगा हूँ। देखिए मोबाइल फ़ोन जब बाज़ार से ख़रीदा जाता है तो उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने से पहले जो शॉपकीपर है उससे पूछा जाता है इस मोबाइल फ़ोन की वारंटी आप क्या देते हैं, वो कहता है 1 साल। मीन कि ये 1 साल तक ये मोबाइल फ़ोन अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वर्किंग करेगा। अगर 1 साल के अंदर इसके साथ कोई मसला हो जाता है तो वो जो है कंपनी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट या रिप्लेस करके देगी या फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको रिपेयर करके देगी। ठीक है जी। तो उसमें देखें उस दुकानदार को कैसे पता चला कि इस मोबाइल फ़ोन की लाइफ कितनी है। 12 महीने उस कंपनी का क्लेम था, उस कंपनी के क्लेम को दुकानदार आप तक पहुंचा रहा है। अब ये कंपनी को कैसे पता चला? एक चीज़ अभी जो है पैदा भी नहीं हुई, एक चीज़ अभी डब्बे के अंदर बंद है, उसकी लाइफ 000 है। डब्बे से निकलने से पहले, उसकी अनबॉक्सिंग होने से पहले जो है वो कंपनी क्लेम कर रही है कि हमारे मोबाइल फ़ोन की लाइफ कितनी है, 1 साल। अब इसके लिए कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने इसके लिए स्टैटिस्टिक्स यूज़ की है। किस तरह यूज़ की है स्टैटिस्टिक्स? फॉर एग्जांपल उस कंपनी ने, उस ब्रांड ने सबसे पहले 50 मोबाइल फ़ोन बना दिए और 50 मोबाइल फ़ोन बनाने के बाद उन 50 मोबाइल फ़ोन को चला दिया गया। उस जो उन्होंने जो स्टैटिस्टिशियन हायर किया, जो उन्होंने इस काम के लिए रिसर्चर हायर किया, उस रिसर्चर को उन्होंने 50 मोबाइल फ़ोन दे दिए। उसने वो 50 मोबाइल फ़ोन चला दिए। जैसे ही पहले मोबाइल फ़ोन ख़राब हुआ, पहले मोबाइल फ़ोन जो है वो अपने जो है उसकी जो है ना उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो उसने उसकी लाइफ नोट कर ली। इस तरह 50 मोबाइल फ़ोन की लाइफ को वो नोट करता गया। ठीक है जी। जब 50 मोबाइल फ़ोन की लाइफ नोट कर ली गई तो उससे अगले स्टेप होता है प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन क्या होती है? ये प्रेजेंटेशन बेसिकली डाटे की नेचर को जांचने का एक मेथड है। इसमें हम टेबुलेशन भी यूज़ करते हैं, हम इसमें ग्राफ भी यूज़ करते हैं, हम ग्राफिकली भी डाटे की नेचर को जानते हैं, बाय टेबुलेशन भी, बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मुख्तलिफ इसके मेथड्स हैं प्रेजेंटेशन को जांचने के। हम इससे अगले टॉपिक के, इसके बाद 2-3 टॉपिक के बाद हम प्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो जो सबसे फास्टेस्ट वे होता है डाटे की नेचर को जानने का, वो ग्राफ्स या डायग्राम्स होते हैं। तो ग्राफ या डायग्राम जो है वो किस तरह फास्टेस्ट वे है, मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 टीम्स हैं, वो क्रिकेट मैच खेल रही हैं। ए टीम जो है उसने अपनी बारी ले ली है, ए टीम का रन रेट ये है। अब बी टीम बारी ले रही है, तो आप में से मैच किसी ने देखना शुरू किया है, बी टीम की जो है ना ये रन रेट जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये बी टीम का रन रेट है। इस वक्त ओवर है 10वें ओवर के बाद आप देखना शुरू करते हैं। तो 10वें ओवर के बाद आप जब इसे देखते हैं तो अगर आपके सामने ग्राफ वो पेश कर दे तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि इस वक्त कौन सी टीम जो है उसका रन रेट अच्छा है, कौन सी टीम की परफॉर्मेंस इस वक्त बेहतर है। तो ग्राफ की मदद से आपको फ़ौरन समझ आ जाता है, जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है कि टीम बी की रन रेट जो है एज़ कम्पेयर टू टीम ए 10वें ओवर में ठीक है और उसके बाद इसकी रन रेट जो है वो कम होनी शुरू हो गई है। तो ये होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद एनालिसिस के लिए मुख्तलिफ टूल्स अप्लाई किए जाते हैं। मैं सबसे सिंपल टूल आपको अप्लाई करके बता देता हूँ कि वो 50 के 50 मोबाइल फ़ोन की लाइफ को जमा कर लिया गया। मोबाइल फ़ोन की एजिस को जमा करने के बाद नंबर ऑफ़ मोबाइल फ़ोन पे डिवाइड कर लिया तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। 12 मंथ मीन 1 ईयर। तो अब कंपनी उस एनालिसिस की मदद से ये कंक्लूड कर देगी कि हमारी ये टेक्नोलॉजी जो है इसकी जो लाइफ है, जो एवरेज लाइफ है वो कितनी है, 12 मंथ। तो ये देखें इसके लिए क्या यूज़ किया गया, स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स के वो जो है पूरा प्रोसेस स्टैटिस्टिक्स का अप्लाई किया गया। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, दिस इज़ द स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारी है वो है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन से क्या मुराद है जी? पॉपुलेशन आप भी सब जानते हैं, पॉपुलेशन से मुराद आबादी है। और बहुत सारे लोगों की एक सेंस बनी हुई है कि पॉपुलेशन से मुराद आबादी है और वो भी सिर्फ इंसानों की। तो ठीक है, ये सेंस तो ठीक है कि पॉपुलेशन से मुराद आबादी है, लेकिन ये जो दूसरी सेंस है कि सिर्फ इंसानों की, पॉपुलेशन से मुराद किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट्स का टोटल है, किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट्स का एग्रीगेट है जिनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। या पॉपुलेशन से मुराद आप ये लेंगे कि हमारी रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, पॉपुलेशन है। हमारी रिसर्च अगर डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के अंदर गंदम की पैदावार है
तो जो गंदम है वो उस इलाके में पैदा होने वाली वो सारी की सारी हमारी पॉपुलेशन है। हमारी रिसर्च अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं लाहौर के अंदर, तो लाहौर के अंदर जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन है। हमारी रिसर्च अगर हार्ट के पेशेंट्स के ऊपर है तो लाहौर में या किसी सिटी के अंदर, तो उस सिटी के अंदर जितने भी हार्ट के पेशेंट्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन है। फिर दोबारा सुन लें, पॉपुलेशन बेसिकली एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। अब ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स सेम होने से क्या मुराद है? कुछ करेक्टरिस्टिक्स सेम होने से मुराद मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी रिसर्च है हार्ट के पेशेंट्स के ऊपर, तो उनका कौन सा करेक्टरिस्टिक सेम होना चाहिए कि वो पेशेंट्स ऑफ हार्ट होने चाहिए। बाकी उनका जेंडर क्या है, वो कहाँ से आए हैं, जो वो क्या खाते हैं, उनकी जो है लिविंग स्टाइल कैसा है, ये सारा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एक करेक्टरिस्टिक उनके अंदर सेम होना चाहिए, दे शुड बी द पेशेंट्स ऑफ हार्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। दो मैंने डेफिनेशंस की, एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम कॉमन करेक्टरिस्टिक, या दूसरी डेफिनेशन जो है द टोटल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद आवर स्टडी विद आवर रिसर्च वर्क इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशंस के हवाले से आपको डेफिनेशन के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डेफिनेशंस आ जाएंगी, या वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई जी। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है सैंपल। सैंपल मीन नमूना। इससे आप फेमिलियर हैं, बड़े अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। मीन के आप इस सैंपल के वर्ड से, नमूना के वर्ड से फेमिलियर हैं जी। कैसे? मसलन हमने किसी दुकानदार से जाके ख़रीदने हैं चावल। आपने किसी दुकानदार से चावल ख़रीदने हैं, आप कहते हैं जी हमें चावल ख़रीदने हैं, तो बताएं आपके पास चावल की कौन कौन सी वैरायटीज़ मौजूद हैं। वो कहता है जी हमारे पास चावल की ये वैरायटी, ये वैरायटी, ये वैरायटी मौजूद है। तो आप कहते हैं हमें फ़लाँ वैरायटी का सैंपल दे दें। वो क्या करता है कि आपको मुट्ठी भर एक चावल, मुट्ठी भर बल्कि एक मुट्ठी से भी कम चावल दे देता है, जो आप क्या करते हैं, चेक करते हैं। कुछ लोग उसे हाथ पे डाल के चेक कर लेते हैं, कुछ लोग उसे घर जाके पका के चेक करते हैं। अगर वो पकने में अच्छा है, उसकी खुशबू अच्छी है, तो आप कहते हैं ठीक है हमें ये वाले चावल दे दें। देखिए वो थोड़ा सा हिस्सा, वो छोटा सा पार्ट जिसने पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट इज़ द सैंपल। तो फिर सैंपल की डेफिनेशन क्या होगी? ए रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज सैंपल। सिंपल डेफिनेशन। अच्छा, इसमें एक और मैं मिसाल दे देता हूँ। ब्लड, जैसे एक जो है कोई शख्स जो है, कोई जो है ना, वो जाता है हॉस्पिटल किसी को ब्लड देने के लिए, तो डॉक्टर कहते हैं हमें आपके ब्लड का सैंपल चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक सिरिंज की मदद से थोड़ा सा ब्लड का एक कतरा, एक ड्रॉप निकाल लेते हैं, जो बाज़-औक़ात इंसानी आँख से इनविजिबल भी होता है। तो वो उस कतरे को क्या करते हैं कि उसको एनालाइज़ करते हैं, और एनालाइज़ करने के बाद उसको या कहते हैं कि आप ब्लड दे सकते हैं, या उसे कहते हैं आप ब्लड नहीं दे सकते, आपका ब्लड मैच नहीं कर रहा। तो दैट्स मीन उस बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वो उस बॉडी के ब्लड की पॉपुलेशन है। वो छोटा सा हिस्सा जो उन्होंने लिया है, जो इस मकसद के लिए लिया है कि उससे हम देख सकें कि ये बॉडी जो है, इसका ब्लड जो है, वो जिसको देने के लिए ब्लड जो है, डोनर जो आया है डोनेशन के लिए, वो क्या उसके साथ मैच करता है कि नहीं। तो वो जो छोटा सा हिस्सा जो उन्होंने एनालाइज़ किया है इस पर्पज़ के लिए कि वो उसके साथ मैच करता है कि नहीं, वो क्या है, सैंपल। सैंपल और पॉपुलेशन की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट आ जाता है जी पैरामीटर। देखिए मैंने पॉपुलेशन के नीचे पैरामीटर लिखा है, और एक मैंने सैंपल के नीचे स्टैटिस्टिक लिखा है। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। देखिए अब दैट्स मीन इस पैरामीटर का तल्लक इस पॉपुलेशन के साथ है, और इस स्टैटिस्टिक का तल्लक इस सैंपल के साथ है। या कह ले पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर, एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिस्टिक। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, एक गुर है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि जो एस से शुरू होगा उसका तल्लक सैंपल से होगा, जो पी से शुरू होगा उसका तल्लक पॉपुलेशन। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जस्ट एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप याद कैसे रख सकते हैं। तो पैरामीटर क्या है? वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो पॉपुलेशन से एक्सट्रैक्ट होती है वो पैरामीटर है। वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो पॉपुलेशन से एक्सट्रैक्ट होती है वो क्या है? पैरामीटर है। मीन के आप पूरी पॉपुलेशन की एवरेज फाइंड कर लें तो वो क्या है? पैरामीटर है। आप पूरी पॉपुलेशन का डिस्पर्जन फाइंड कर लें तो वो क्या है? पैरामीटर है। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ कि एक क्लास है फर्स्ट ईयर की क्लास का पहला दिन है। वहाँ एक टीचर आ गए हैं, वो चाहते हैं कि हमें पता चले कि इस क्लास के जो मैट्रिक के नंबर हैं उनकी एवरेज कितनी है।
फॉर एग्जांपल उस क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, वो उनके मैट्रिक के नंबरों की एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज फाइंड करने का सिंपलेस्ट वे जो है वो है मीन, अर्थमेटिक मीन। उसमें क्या किया जाता है, जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको जमा करके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो टीचर क्या करते हैं कि 60 स्टूडेंट्स के मैट्रिक के नंबर लेते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर देते हैं, तो एक सिंगल वैल्यू आ जाती है। वो जो सिंगल वैल्यू पूरी पॉपुलेशन से, क्योंकि वो क्लास जो है उस वक्त जो क्लास वो 60 स्टूडेंट की बैठी हुई है, वो क्लास क्या है, पॉपुलेशन है, क्योंकि वो उस पूरी क्लास के ऊपर काम कर रहे हैं। जिसके ऊपर कोई काम करे उस स्टडी से रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पॉपुलेशन है, मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो पैरामीटर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने हासिल की है किससे, पॉपुलेशन से। अगर दूसरा टीचर आ जाता है, ये टीचर ए था, टीचर बी आ गया है, वो भी यही चाहता है कि मैं आपके मैट्रिक के नंबरों की एवरेज फाइंड करूं, तो क्या जो है वो एवरेज जो है फाइंड करने से क्या एवरेज चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। फ़ौरन स्टूडेंट्स कह देंगे सर इससे पहले जो टीचर आए थे उन्होंने मैट्रिक के नंबरों की एवरेज फाइंड कर दिया, वो ये आई है। तो अगर वो चेंज होनी होती तो स्टूडेंट्स कभी भी ये ना कहते। दैट्स मीन जो पैरामीटर होता है ये फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्यों फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू होती है? क्योंकि एक ही पॉपुलेशन के ऊपर जब आप काम बार बार वही काम करेंगे, पॉपुलेशन जब चेंज नहीं होगी तो जो उससे न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी वो भी चेंज नहीं होगी। पैरामीटर को हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। पैरामीटर्स को हम डिनोट करने के लिए ग्रीक लेटर यूज़ करते हैं, जैसे है म्यू, बीटा, ठीक है जी, सिग्मा। पैरामीटर्स को डिनोट जो है करते हैं ग्रीक फैमिली के लेटर्स के साथ। नेक्स्ट आ गया जी स्टैटिस्टिक। जो स्टैटिस्टिक है ये वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है जो सैंपल से एक्सट्रैक्ट होती है। सैंपल से एक्सट्रैक्ट होने वाली न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, वो क्या है, स्टैटिस्टिक। देखिए पैरामीटर कांस्टेंट था, लेकिन स्टैटिस्टिक कांस्टेंट नहीं होगा। देखिए वो 60 स्टूडेंट्स की जो क्लास थी, उन 60 स्टूडेंट में से अगर हम 5-5 स्टूडेंट का सैंपल ले लें, तो जो 5 स्टूडेंट के ग्रुप की एवरेज आई है, जो अर्थमेटिक मीन आया, कि अगले 5 स्टूडेंट्स के भी जो मैट्रिक के नंबरों की एवरेज आएगी, जो अर्थमेटिक मीन आएगा, क्या वो सेम होगा? नहीं सेम होगा, क्योंकि जब हमारे ग्रुप्स चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ऑब्टेन कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो ले रहे हैं, वो क्या होगी, वो सेम नहीं रहेगी, वो चेंज होगी। तो याद रखिएगा फिर, स्टैटिस्टिक इज़ नॉट अ कांस्टेंट और फिक्स वैल्यू। स्टैटिस्टिक इज़ अ रैंडम वेरिएबल बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। और स्टैटिस्टिक को डिनोट करने के लिए हम लैटिन लेटर्स यूज़ करते हैं। लैटिन लेटर ये एक्स वाई जी, ये वाले लेटर, इसके ऊपर एक्स बार, हैट और ये इस तरह के साइन हम डाल देते हैं फ़र्क रखने के लिए। किसी के ऊपर बार डाल दी तो उसका कुछ मीनिंग और आ जाते हैं, किसी के ऊपर हैट डाल दिया तो उसके मीनिंग कुछ और आ जाते हैं, किसी के ऊपर हमने टिल्डा का साइन डाल दिया तो उसके मीनिंग कुछ और आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास किस किस की डेफिनेशन होगी, डाटा, स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक। उसके बाद आ गई ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेकंड ब्रांच जो है वो है हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव, ये वर्ड डिस्क्राइब से निकला है, मीन के इस ब्रांच के अंदर हम जस्ट डाटे को डिस्क्राइब करते हैं। डाटे को जस्ट हम डिस्क्राइब, डाटे को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डाटे को कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसे प्रेजेंट करना पड़ता है, फिर उसको समराइज करना पड़ता है। मीन के डाटे को समराइज, इट डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग एंड समराइजिंग द डाटा। ये जो ब्रांच है, दिस ब्रांच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग एंड समराइजिंग द डाटा। समराइजिंग द डाटा से क्या मुराद है, ऊपर मैंने एग्जांपल भी दी है कि मोबाइल फ़ोन की लाइफ को, हज़ारों मोबाइल फ़ोन की लाइफ को हमने सिंगल वैल्यू की मदद से समराइज़ कर दिया है। समरी क्या होती है आप अच्छी तरह जानते हैं। समरी कह लें कि एक बहुत बड़ी कहानी को चंद अल्फाज के अंदर या चंद 1-2 पैराग्राफ के अंदर इस तरह डिफ़ाइन करना, इस तरह बयान करना, इस तरह जो है उसको एक्सप्लेन करना कि पूरी कहानी की समझ आ जाए, तो वो होती है समरी। तो इस ब्रांच के अंदर हम डाटे की समरी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है जी। तो समरी वैल्यू फाइंड करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। जस्ट यहाँ हमने डेफिनेशंस पढ़नी है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये जो डाटे की जो सेकंड ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की, ये जो है वर्ड इन्फ्रेंशियल का वर्ड निकला है इन्फ्रेंस से, नतीजा अखज़ करना। दैट्स मीन इसके अंदर हम जो है ना
डाटे को समराइज़ करने के साथ साथ नतीजा भी अखज़ करते हैं, उसको जनरलाइज भी करते हैं, कंक्लूड भी करते हैं। तो ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि हम सैम्पल की मदद से पॉपुलेशन को देखें। हमने वो हज़ारों मोबाइल फ़ोन को नहीं लिया था, हमने जस्ट 50 मोबाइल फ़ोन को लिया था, मीन के पूरी पॉपुलेशन को नहीं लिया था, सैम्पल लिया था। तो सैम्पल की मदद से पॉपुलेशन को कंक्लूड करने वाली जो ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की, दैट इज़ द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मीन इट डील्स विद द मेथड्स ऑफ drawing conclusion about the population by using the information of sample। ठीक है जी, सैम्पल के आपको ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स की भी समझ आ गई जी। नेक्स्ट है जी कांस्टेंट। कांस्टेंट से आप फेमिलियर हैं अच्छे तरीके से। मुस्तकल ऐसी वैल्यू जो पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर कहीं भी चेंज ना हो, वो कांस्टेंट है। जैसे पाई की वैल्यू आप पूरे एक्सपेरिमेंट में जहाँ मर्जी यूज़ करें, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी 22/7। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आप पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर जहाँ मर्जी यूज़ करें, ये क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट। तो इसी तरह आप जो 60 स्टूडेंट्स पे अभी काम कर रहे थे, अगर उनसे पूछें कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उस कॉलेज का नाम सब स्टूडेंट्स का सेम होगा। किस क्लास में पढ़ रहे हैं, वो सब कहेंगे फर्स्ट ईयर। तो ऐसी वैल्यू जो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कहीं भी चेंज ना हो, दैट इज़ द कांस्टेंट। ठीक है जी, तो कांस्टेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट आ गया वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, इससे भी आप फेमिलियर हैं। ऐसी वैल्यू जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जो आपकी पर्सन टू पर्सन चेंज हो, वो क्या है आपका वेरिएबल। अब वो वैल्यू जो है वो क्वांटिटी की शक्ल में भी चेंज हो सकती है, वो वैल्यू क्वालिटी की शक्ल में भी चेंज हो सकती है। मसलन एक क्लास है, उसमें आप स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, उनकी एज स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होगी, उनकी हाइट स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होगी, उनकी नेचर स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होगी। अब नेचर क्या है, नेचर कोई क्वालिटी क्वांटिटी तो नहीं है, इट इज़ अ क्वालिटी। उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या होगा, चेंज होगा। अब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इसकी भी कोई न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं है, वो भी क्या है, एक क्वालिटी है। तो लिहाजा वेरिएबल क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक विच वेरीज आइदर इन क्वांटिटी और इन क्वालिटी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज वेरिएबल। तो दैट्स मीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड सेकेंड टाइप इज क्वालिटेटिव वेरिएबल, और उसका जो टेक्निकल नेम है वो है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट याद रखिएगा। ये क्वालिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन जब आपको आएगी पेपर में, तो वो ज़रूरी नहीं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल लिखे, वो लिखेगा एट्रीब्यूट। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक विच वेरीज विच कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, सॉरी, एक कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। ठीक है, जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर करते हैं, जैसे हाइट है, एज है, वेट है, डिस्टेंस है, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो न्यूमेरिकली मेजर होते हैं। ये क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो न्यूमेरिकली मेजर नहीं होते, जस्ट अपनी प्रेजेंस या एब्सेंस से डिस्क्राइब होते हैं। या तो वो चीज़ प्रेजेंट होती है या वो चीज़ एब्सेंट होती है। अब इसकी मिसाल क्या है, मसलन हम कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये पास है, यानी कि उसके अंदर हम रिज़ल्ट देख रहे हैं, तो रिज़ल्ट में दो चीज़ें हैं, या वो पास होगा या वो पास नहीं होगा। एक शख्स है, या वो अच्छा होगा या वो अच्छा नहीं होगा। कोई फैमिली है, या वो अमीर होगी या वो अमीर नहीं होगी। ठीक है, एक स्टूडेंट है, वो या लाइक होगा या लाइक नहीं होगा। दो चीज़ें हैं, या किसी चीज़ की मौजूदगी होती है या उसकी एब्सेंस होती है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो न्यूमेरिकली मेजर ना हो, जस्ट अपनी प्रेजेंस या एब्सेंस से डिस्क्राइब हो, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल, या इसका जो टेक्निकल नेम है वो है एट्रीब्यूट। तो याद रखिएगा, एक कैरेक्टरिस्टिक विच कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली बट कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। इसकी मैंने एग्जांपल दे दी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जेंडर, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, आपका जो इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी एग्जांपल्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है जी टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। आज हम लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी हिस्सा इसका पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जी, टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंदर पहली टाइप है डिस्क्रीट वेरिएबल्स और दूसरी टाइप है कंटिन्यूस वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स, पहली जो टाइप है डिस्क्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी रिसर्चेज हैं वो इसके ऊपर बेस करती हैं। सबसे पहले तो बेस करती हैं कि क्या हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल को डील कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव। अगर हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल को डील कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंदर हम कैसे वेरिएबल्स ले रहे हैं, क्या हम डिस्क्रीट वेरिएबल ले रहे हैं कि कंटिन्यूस।
अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल जो एक रेंज के अंदर कोई और वैल्यू ना ले सके। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक के बाद दो आता है, मीन एक और दो के दरमियान इनफाइनाइट नंबर है। 1 और 2 के दरमियान 1.1 भी है, 1.2 के दरमियान 1.11 भी है, 1 और 2 के दरमियान 1.001 भी है। तो दैट्स मीन 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर है। लेकिन जब आप स्टूडेंट्स की तादाद को काउंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। इसी तरह जब आप नंबर ऑफ़ बुक्स काउंट करते हैं तो वो क्या करते हैं, होल नंबर्स में लेते हैं या ऐसे नंबर लेते हैं जो एक रेंज के अंदर कोई और वैल्यू जिनके दरमियान पॉसिबल नहीं होती। मैंने इसकी एग्जांपल आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे दिए, नंबर ऑफ़ बुक्स दे दिए, और दोनों दफ़ा मैंने वर्ड एक यूज़ किया कि ऐसे नंबर ऑफ़, जब हम स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं, जब हम नंबर ऑफ़ बुक्स को काउंट करते हैं, तो फिर हम इस तरह भी तो कह सकते हैं ना कि काउंटेबल वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। फिर दोबारा सुन लें, डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जो हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट करते हैं। ऐसे वेरिएबल जिनमें जो एक रेंज के अंदर कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, जिनमें एक रेंज के अंदर कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, ऐसे वेरिएबल्स को हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बर्थ्स, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ये सारी की सारी क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। इसमें हम एक के बाद जंप करके दूसरे वेरिएबल पे जाते हैं। उस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन सब को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, बल्कि वो पॉसिबल ही नहीं होती। नेक्स्ट है जी कंटिन्यूस वेरिएबल्स। कंटिन्यूस वेरिएबल्स कौन से होते हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल्स ये ऐसे वेरिएबल हैं जिसमें एक रेंज आपकी जो है उस रेंज के अंदर हर वैल्यू पॉसिबल होती है। जैसे 1 और 2, मसलन वेट है 1 kg और 2 kg के दरमियान जो है कोई भी वेट पॉसिबल है। 1.11 kg भी वेट पॉसिबल है, 1.01 वेट जो है kg वेट भी पॉसिबल है। एक रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू अगर आपकी ली जा सके तो हम कहते हैं ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। अगर दूसरा क्या है कि एक रेंज के अंदर कोई और वैल्यू ना ली जा सके, एक वैल्यू के बाद जंप करके अगली वैल्यू पे ही जाना पड़े, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। जैसे वेट है, वेट कंटिन्यूस होता है, मीन कि आप वेट को छोटे से छोटे यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। आपकी हाइट क्या है? कंटिन्यूस है, हाइट को आप छोटे से छोटे यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। आपका टाइम क्या है? कंटिन्यूस है, क्योंकि टाइम को आप छोटे से छोटे यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। आपने सुना भी है, पहले सेकंड्स होते थे, अब सेकंड के बाद माइक्रो सेकंड आ गए, माइक्रो सेकंड के बाद उससे भी छोटा यूनिट आ गया नैनो माइक्रो सेकंड। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, ये मज़ीद छोटे से छोटे यूनिट में डिवाइड हो जाते हैं, किए जा सकते हैं। जैसे इनकम है, इनकम भी छोटे से छोटे यूनिट में डिवाइड की जा सकती है। आपके मार्क्स हैं, मार्क्स भी छोटे से छोटे यूनिट में डिवाइड, मसलन आपने देखा होगा कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो आपको क्या करते हैं, वो आपको 1.5 भी मार्क्स दे देते हैं, मार्क दे सकते हैं, कोई 1.25 भी दे सकता है। अगर ये छोटे से छोटे यूनिट में डिवाइड ना हो सकते होते तो एक के बाद दो नंबर ही देने पड़ते, दो के बाद तीन देने पड़ते। तो ऐसे वेरिएबल जो एक रेंज के अंदर किसी भी वैल्यू को ले सके वो कहलाते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स। जैसे है हाइट है, एज है, वेट है, डिस्टेंस है, टाइम है, ये सारे के सारे क्या हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक में हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया है, मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ। मैं इसको डाटे के बाद हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया है। मैंने एक डेफिनेशन करवाई है, इसकी 3 डेफिनेशंस हैं, मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन करवाई है। मैं बड़ा सिंपल सा काम आपको करवाना चाह रहा हूँ। फिर हमने पॉपुलेशन की डेफिनेशन और सैम्पल की डेफिनेशन के दरमियान डिफरेंस किया है। फिर पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के दरमियान हमने डिफरेंस को चेक किया है। फिर ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने जो है 2 डिस्कस की हैं। फिर कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल की टाइप्स को डिस्कस किया है। वेरिएबल की टाइप्स को डिस्कस करने के बाद, क्योंकि वेरिएबल की 2 टाइप्स थी जिनमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो हमने क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की फर्दर आगे 2 टाइप्स को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे, जो जिसमें हमारे मेजरमेंट स्केल्स वगैरह आ जाएंगे, डाटा एडिटिंग वगैरह आ जाएगी, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। तो आज तक हमारा यही लेक्चर था। ये फर्स्ट लेक्चर है हमारे फर्स्ट टॉपिक का, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, लेक्चर नंबर 1। अब नेक्स्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।
अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाके पूछ सकते हैं, रिप्लाई किया जाएगा, इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।